नमस्कार माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जेएसआर एकेडमी की नई सीरीज में, कॉन्सेप्चुअल सीरीज में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। बट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया था आपको। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फर्म कैसे बदलाव करती है और बदलाव के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंजेस तो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि अगर पार्टनर्स में कोई अनबन हो गई, कोई मतभेद हो गया किसी बात को लेकर के, तो हम क्या करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। चेंजेस कब कब होंगे ये भी मैंने बताया था। सबसे पहला, अगर रेशियो को चेंज करते हैं तो फर्म में बदलाव होगा, पार्टनरशिप डीड बदली जाएगी, फिर से सारे पार्टनर्स उसमें साइन करेंगे। अगर वो चाहते हैं तो फिर से उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर एडमिशन होता है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, क्योंकि वहाँ भी रेशियो चेंज होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई आदमी रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है तो भी उस टाइम पे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। ठीक है ना। तो हर जगह जहाँ पे फर्म में कोई बदलाव हो, कोई चेंजेस हो, तो वहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जब भी बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, सब लोग ये समझ लो कि वहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशियो जरूर होगा, क्योंकि जब भी बदलाव होगा तो पुराने रेशियो में और नए रेशियो में किसी को ज़्यादा मिल रहा होगा तो कम मिलने लगेगा, किसी को कम मिल रहा होगा तो ज़्यादा मिलने लगेगा। ठीक है। तो इसी वजह से गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशियो निकला। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। हमेशा न्यू ज़्यादा होगा इन केस ऑफ गेनिंग और ओल्ड कम होगा। बट इन केस ऑफ सेक्रीफाइंग पुराना ज़्यादा होगा और नया कम होगा, यानी ओल्ड माइनस न्यू होगा। ठीक है। तो इसी से हमने शुरुआत किया था। हमने आपको इसके बाद गुडविल के बारे में बताया था कि गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट होता है। गुडविल हम कैलकुलेट करते थे 3 मेथड से। पहला एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट से कैसे होगा, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, क्या क्या उसके फार्मूले हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। अभी मैं आपको एक नए वीडियो में फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा इन द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी फर्म में बदलाव होगा, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, तो हर जगह एक ही ट्रीटमेंट होगा। आप ये याद ध्यान से सुन लो और इसको दिमाग में बैठा लो आप इस चीज़ को, क्योंकि हर जगह रिकॉन्स्टिट्यूशन है और हर जगह एक ही बदलाव है गुडविल को लेकर के। देखो, गुडविल हमेशा आपको 2 मिलेगी फर्म में गुडविल जो है 2 मिलेगी। पहली गुडविल तो आपको मिलेगी ऑन द डेट ऑफ चेंज। ऑन द डेट ऑफ चेंज, जिस डेट पे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस डेट पे गुडविल का क्या वैल्यू है। ऑन द अदर हैंड दूसरा होगा कि ऑलरेडी गुडविल शोन इन द बुक्स। ऑलरेडी गुडविल शोन इन द बुक्स। ऑलरेडी गुडविल शोन इन द बुक्स का मतलब है कि सपोज करिए पहले से पार्टनर्स अगर काम कर रहे हैं तो उनके एसेट साइड में अगर पहले से गुडविल शो हो रही है तो उस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। ये 2 ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, और चाहे ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का हो, कोई भी चेंज होता है तो। जब भी बेटा कोई चेंज होता है तो 3 जगह पे चेंजेस होते हैं। पहला गुडविल होता है, दूसरा रिवैल्यूएशन होता है और तीसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होता है। यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो पहला हमने गुडविल को टच किया है। तो गुडविल में 2 गुडविल आपको मिलेगी, ऑन द डेट ऑफ चेंज और ऑलरेडी गुडविल शोन इन द बुक्स। अगर ऑन द डेट ऑफ गुडविल है, गुडविल की वैल्यू दी गई है, तो हम गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशियो में बांटेंगे। गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग रेशियो में। ठीक है। जो भी गुडविल होगा उसको गेनिंग सेक्रीफाइंग रेशियो में बांटेंगे। गेनिंग क्या होगा, डेबिट हो जाएगा
और सेक्रीफाइंग क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे निकलेगा गेनिंग सेक्रीफाइंग, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना। जो भी पुराने पार्टनर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रेशियो में चेंज कर रहे हैं, तो उस डेट पे अगर गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है, अगर गुडविल वैल्यू करनी पड़ रही है, आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो 3 मेथड से करना होगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इन 3 मेथड से गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे जिस डेट पे चेंजेस हो रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो जो भी गुडविल निकल करके आती है उसको ओल्ड माइनस न्यू करके हम गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशियो में बांट देंगे। तो गेनिंग क्या होगा, डेबिट हो जाएगा और टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स हो जाएगा, ठीक है। ये एंट्री हम पास करेंगे ऑन द डेट ऑफ चेंज गुडविल की। दूसरा, अगर गुडविल पहले से फर्म में शो हो रही है, इनके एसेट साइड में पहले से फर्म में गुडविल शो हो रही है, तो हम उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो में हम बांटेंगे इसको। क्या एंट्री पास करेंगे, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, ठीक है ना। राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि सारा जो पुराना गुडविल है उसको हम पुराने रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड रेशियो में, उसको राइट ऑफ करना भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम इसे शो कर देंगे, ठीक है। तो इस 2 तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट होगा बेटा। पहला, ऑन द डेट ऑफ चेंज गुडविल का या तो वैल्यू दिया होगा या हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग 3 मेथड्स। और दूसरा, अगर गुडविल पहले से फर्म में शो हो रहा होगा तो हम उसको क्या करेंगे कि ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, जिसकी एक एंट्री पास होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवर्स करके आप देख लीजिए। और ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर में ये ज़रूरी है। ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है, इसमें हर जगह जो भी सारे कैलकुलेशंस हैं वो आपको हर जगह हर चैप्टर्स में मिलेंगे, ठीक है ना। तो यही ट्रीटमेंट सेम एडमिशन में होगा, यही ट्रीटमेंट सेम रिटायरमेंट में होगा, यही ट्रीटमेंट सेम डेथ में होगा। तो आपको ये ट्रीटमेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ। अब इसके साथ साथ एक और मैं आपको बताता हूँ, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम, क्या ट्रीटमेंट होगा और कैसे उसको हम दिखाएंगे बुक्स में, वो मैं आपको बताता हूँ। रीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, एक एग्जांपल मैं छोटा सा लेता हूं। मान लीजिए पिछले 10 सालों से मिस्टर ए और बी बिजनेस कर रहे थे, उनके पास इक्वल रेशियो में वो प्रॉफिट को बांटते थे, ठीक है ना। पिछले 10 सालों से ए और बी बिजनेस कर रहे थे और अपने प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटते थे। 10 साल तक उन्होंने मेहनत किया, फर्म को 0 से 100 बनाया। अब उसके बाद जो मान लीजिए उनके पास 10 लाख रुपए की एसेट्स थी, लैंड था और 5 लाख रुपए की मशीनरी थी। अब 10 सालों के बाद क्या उस लैंड उस मशीनरी की वैल्यू वही रह जाएगी जो 10 साल पहले थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लैंड की वैल्यू बट नेचुरल है कि आगे बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और मशीनरी की वैल्यू डिप्रिसिएट हो जाएगी, क्योंकि हर एसेट्स की वैल्यू उसके यूज़ करने के साथ साथ उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आएगा वो डिप्रिसिएट कर जाता है, ठीक है ना। तो जो भी डिप्रिसिएशन होगा वो माइनस हो जाएगा उसकी वैल्यू से। अब जो हमारे पास एसेट्स है, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, ठीक है। अगर हम इक्वली में आज की डेट में उस प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं तो किसी न किसी को नुकसान हो जाएगा और किसी न किसी को फायदा हो जाएगा। अगर फर्म में कोई बदलाव होता है तो, ठीक है, फर्म में कोई चेंज होता है तो इस नए रेशियो के साथ लॉस होगा किसी न किसी को, क्योंकि इक्वली था, रेशियो चेंज होगा तो किसी को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाइस होगा। तो जो गेन होगा उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिसका सेक्रीफाइस होगा उसके लिए नुकसान है।
तो पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा बताया गया कि जब भी कोई फर्म में बदलाव होगा तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने के लिए यहाँ पे एक अकाउंट बताया गया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का आप फंडा जान रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो डेबिट करेंगे हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को और क्रेडिट करेंगे इनकम और गेन को। तो देखिए रीवैल्यूएशन का मैं फॉर्मेट आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ये फॉर्मेट है, डेबिट हम करेंगे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, ये आपका क्रेडिट है यहां इनकम को और गेन को। ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को, इनकम और गेन को इधर लिखेंगे। ठीक है ना। अब एक्सपेंसेस और लॉसेस किस फॉर्म में? लायबिलिटी और एसेट्स के फॉर्म में। अगर एसेट्स बढ़ती है और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो फर्म के लिए लॉस है। ऑन द अदर हैंड अगर एसेट्स बढ़ता है और लायबिलिटी घटती है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो एसेट्स की वैल्यू थी और इस टाइम पे जो एसेट्स की वैल्यू है, हर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो उन चेंजेस को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है और इसको हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटना है पार्टनर्स में, नए रेशियो में नहीं, ना तो सेक्रीफाइंग रेशियो में, हमेशा ओल्ड में बांटेंगे। मेक इट अ वेरी क्लियर इन योर माइंड। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू में कोई कमी आती है तो फर्म के लिए लॉस है। बट ऑन द अदर हैंड अगर एसेट्स की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट होता है, जैसे मैंने अभी आप एक एग्जांपल लिया था कि 10 साल पहले जो लैंड परचेज किया था ए और बी ने, उसकी वैल्यू 10 साल बाद जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एप्रिसिएशन होगा एसेट्स में। तो जो अगर एप्रिसिएशन होता है किसी एसेट्स में तो हम इधर लिखेंगे बाई इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स में अगर डिक्रीज हुआ तो इधर, इंक्रीज हुआ तो इधर, क्योंकि लॉस है ये और ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये याद रखिए, ये नॉमिनल अकाउंट के बेस पे होगा। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस को डेबिट और इनकम को क्रेडिट करते हैं। फिर टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, फिर बाई डिक्रीज इन लायबिलिटी। एक चीज और आपको मिलेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, या अनफोर्सीन एसेट्स एंड अनफोर्सीन लायबिलिटी। तो अगर अनफोर्सीन है, अनफोर्सीन और अनरिकॉर्डेड, अगर अनफोर्सीन है, अनफोर्सीन का मतलब है कि 10 साल पहले जब उन लोगों ने बिजनेस शुरू किया था तो कोई एक सपोज करिए टाइपराइटर परचेज कर लिया था, उस टाइपराइटर को क्रेडिट पे परचेज किया था जिसका वो रिकॉर्ड ही नहीं था बुक्स में। आज 10 साल के बाद जब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी लायबिलिटी एकदम से बढ़ जाएगी और लायबिलिटी भी बढ़ेगी, साथ के साथ एसेट्स भी बढ़ेगा। तो अनफोर्सीन एसेट्स, अनफोर्सीन लायबिलिटी बोथ विल इंक्रीज। तो अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, साथ के साथ एसेट्स भी बढ़ेगा इधर तो फर्म के लिए वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो बाई अनफोर्सीन एसेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये 3 पॉइंट जाएंगे। पहला डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, या अनफोर्सीन लायबिलिटी, अनफोर्सीन एसेट्स। ये 3 चीजें केवल जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी एसेट्स किसी भी तरीके से अगर एसेट्स बढ़ रहा है, लायबिलिटी घट रही है तो आपका क्रेडिट होगा। किसी भी तरीके से अगर लायबिलिटी बढ़ रही है और एसेट्स जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस होगा फर्म को। ये इसका फॉर्मेट है। अगर इस फॉर्मेट को आप
ध्यान से समझ लेते हैं तो चाहे ये रिवैल्यूएशन में कहीं भी, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर जगह आपका यही फॉर्मेट यूज होगा। ठीक है, एक साथ मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर ये समझ गए आप तो पूरा तीनों चैप्टर आपका एक साथ कवर हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो गई, एक्सपेंस कम हो गए, तो टू प्रॉफिट यहाँ बांट देंगे। अगर हमारा एक्सपेंस इज ग्रेटर देन इनकम देन विल बी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो पार्टनर्स का नाम यहाँ बांट के यहाँ टोटल कर दिया जाएगा, फिर ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन को ट्रीट करेंगे। ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ओल्ड रेशियो में हम पार्टनर्स को बांटेंगे, प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा तो। ठीक है, तो ये कॉपी पेन हमेशा याद पास में रखिए, क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है उसको प्लीज़ नोट करते जाइए धीरे धीरे, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट्स है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धैर्य से सुनने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।